हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष यानी सिलॉक्स से है। यहाँ पे 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिया गया है। हमें कथन के हिसाब से यह तय करना होता है कि दोनों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। सिलॉक्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वह है आपका वेन डायग्राम मेथड, यानी कथन के हिसाब से हम लोग बना लेते हैं वेन डायग्राम और फिर उस वेन डायग्राम के आधार पर हम लोग निकालते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। तो आइए वेन डायग्राम बनाते हैं। पहला है आपका कथन कि कोई भी पेपर किताब नहीं है। कोई भी पेपर किताब नहीं है तो पेपर आपका बनेगा अलग और किताब आपका बनेगा अलग। कोई पेपर किताब नहीं है, पेपर और किताब के साथ कोई भी रिलेशन यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग बनाया। ठीक है, कथन के पहले लाइन का काम हो गया। दूसरा कथन देखिए क्या है, सभी किताबें बैग है। जो भी किताब है ना, जो भी किताब है सब बैग है, तो किताब के ऊपर से क्या होगा, किताब के ऊपर से होगा बैग। जो भी किताब है सब बैग है तो किताब के ऊपर से आपका रहेगा बैग। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि कथन के हिसाब से बना लिया है वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम के आधार पे हम लोग निकालेंगे निष्कर्ष। अब निष्कर्ष को गौर से देखिए। निष्कर्ष को जब आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि दोनों निष्कर्ष मिलके आइदर बनाता है, क्योंकि देखिए क्या बोला है, कोई भी बैग पेपर नहीं है और कुछ बैग पेपर है। यानी यहाँ पे जिसके बारे में बोला गया है पॉजिटिव, कुछ बैग पेपर है, यहाँ पे उसी के बारे में बोला गया है नेगेटिव। तो एक जगह पॉजिटिव बोला गया है, एक जगह नेगेटिव बोला गया है और दोनों चीज़ें अलग अलग, बैग और पेपर अलग अलग आए और एक बार उसके विषय में पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव बोला जाए तो हमारा आंसर होगा या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्या आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। जब दो चीज़ें अलग अलग आए, दोनों में कोई रिलेशन, स्पष्ट रिलेशन पता ना हो और एक बार उसके विषय में पॉजिटिव बोला जाए और एक बार नेगेटिव बोला जाए तो केस वहाँ पे बनेगा आइदर का। जैसे मान लीजिए इस तरह से वेन डायग्राम बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कुत्ता अलग, ठीक है, और बिल्ली अलग, दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग आया है। अब बोला जाए कि कुछ कुत्ता बिल्ली है और कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। दो निष्कर्ष में से पहले निष्कर्ष में कुछ कुत्ता बिल्ली है और कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा, आइदर का केस। हम क्या बोलेंगे, या तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, इस निष्कर्ष को गौर से देखिएगा। कुछ बैग पेपर है और कोई बैग पेपर नहीं है। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, दोनों चीज़ें अलग अलग आया है तो केस बनेगा यहाँ पे आइदर का। आइदर यानी कि या वाला केस बनेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोला है सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। सुइयों को एक साथ होने का मतलब है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगा तो एक साथ होगा, और जब एक दूसरे के ऊपर होगा मतलब इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। जब दो चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होगा मतलब उसके बीच में जो कोण बनेगा वह 0 डिग्री का होगा। तो वास्तव में हमें यह बताना है इस क्वेश्चन में कि 7 और 8 के बीच किस समय 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब भी कोण बताना हो तो कोण निकालने के लिए फॉर्मूला है ना, यहाँ पे देख लीजिए। कोण अगर दिया गया हो और समय बताना हो तो समय बताने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वह है आपका 2/11 इंटू A1। ठीक है, A1 प्लस माइनस A2, इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करते हैं, है ना। 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2, जहाँ पे A1 के स्थान पर हम लोग लिखते हैं, देख लीजिए A1 यानी पहले एंगल के स्थान पर लिखते हैं हम लोग आवर गुने 30। आवर गुने 30 यह पहले एंगल के स्थान पर लिखते हैं, और A2 के स्थान पर हम लोग लिखते हैं जो एंगल दिया गया हो, यानी कि गिवन एंगल। जो एंगल दिया जाएगा उसको हम लोग रखते हैं A2 के स्थान पर और A1 के स्थान पर लिखते हैं हम लोग आवर गुने 30। आवर गुने 30 कहने का मतलब कि जो घंटा वाला समय होगा, तो आवर वाला समय यहाँ 7 बजे भी है 8 बजे भी है, तो हम लोग पहले वाला समय लेते हैं। तो 7 गुना 30, A1 का मान क्या होगा, 7 गुना 30 हो जाएगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। 2/11 को तो आप अपने स्थान पर रहने दीजिए,
इंटू A1 का वैल्यू होगा आवर गुने 30, आवर के स्थान पर 7 लेंगे तो 7 तिया 21 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, प्लस माइनस जो एंगल दिया जाए, एंगल दिया कितना है तो पूछा गया है कि एक साथ होगी का मतलब होगा कि दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बने, तो जो एंगल दिया गया है वह क्या है आपका 0 डिग्री है। अब इसको सोल्व करिए, 2/11 इंटू 210 में या तो 0 प्लस करिए या माइनस करिए, 210 ही आएगा। 210 में 0 किसी भी संख्या में प्लस करिएगा माइनस करिएगा वैल्यू तो उतना ही रह जाएगा। अब सोल्व करिए, 210 गुना 2 कितना हो जाएगा 420, 420/11 का मान निकालिए कितना होगा पूर्णांक के फॉर्म में, तो 11 तिया 33 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना 11 तिया 33, 9 बचेगा 90, 11 अठे 88, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा 38.2/11। यह 38.2/11 क्या आता है, यह 38.2/11 मिनट आता है। क्या आता है मिनट आता है, यानी इतने मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। तो 7 और 8 के बीच यानी 7 बजे के जो पहला समय होगा उसके इतने मिनट बाद, तो 7 बजे के 38.2/11 मिनट बाद यानी 7:38.2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, मतलब एक दूसरे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हमें बताना है इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। वर्ग काउंट करने का देख लीजिएगा ट्रिक क्या है, जितने भी इसमें कॉलम है उसमें नंबरिंग करिए और जितने भी रो है उसमें भी नंबरिंग करिए। तो आइए सबसे पहले कॉलम में नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम में नंबरिंग। इस तरह के लाइन को कॉलम बोलते हैं और इस तरह के लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। अब रो में भी नंबरिंग करिए 1 2 3। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि रो के सबसे बड़े वैल्यू का कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू के साथ गुना करना है। रो के सबसे बड़े वैल्यू का कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू के साथ गुना करना है, तो 3 गुना करिए 5, प्लस दे करके अब दोनों को एक एक कम करिए, तो 3 को 1 कम करेंगे 2 और 5 को 1 कम करेंगे 4, फिर से दोनों को एक एक कम करिए, 2 को 1 कम करेंगे 1 और 4 को 1 कम करेंगे 3, और दोनों में से कोई एक अगर 1 हो जाए तो वहाँ पे आपको रुक जाना है, क्योंकि इसके आगे जब जाइएगा तो इसको 1 कम करिएगा तो 0 हो जाएगा और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0, मतलब आगे 0 आने वाला है। तो पहली बार अगर 1 मिल जाए तो वहाँ पे हमें रुक जाना है। फिर से समझिएगा क्या करना है, कॉलम और रो में नंबरिंग करना है और रो के सबसे बड़े वैल्यू का कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू के साथ गुना, तो 3 गुने 5, प्लस दे करके दोनों को एक एक कम करके गुना, 3 को 1 कम करेंगे 2, 5 को 1 कम करेंगे 4, प्लस दे करके फिर दोनों को एक एक कम करके गुना, 2 को 1 कम करेंगे 1, 4 को 1 कम करेंगे 3, और अगर 1 मिल जाए उसके आगे इसको नहीं ले जाना है। अब यह हो जाएगा 3 पंचे 15 प्लस 4 दूना 8 प्लस 3, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 और 3 कितना 26, यानी इस वाले आकृति में टोटल जो आपका वर्ग है वह कितना है, टोटल वर्गों का संख्या जो है वह आपका 26 है। ठीक है, क्या करना है, कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू का रो के सबसे बड़े वैल्यू के साथ गुना, फिर उसी दोनों को एक एक कम करते हुए गुना करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है। कथन और निष्कर्ष से है, कथन को अच्छी तरह से पढ़िए और इसके बेसिस पर यह तय करिए कि नीचे जो निष्कर्ष दिया गया है उसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। निष्कर्ष वह होता है जो आपका निश्चित सत्य होता है। बोला क्या गया है कि दुकान के एक नोटिस में लिखा है कि हम शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला चावल बेचते हैं। दुकान के ऊपर जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला चावल बेचते हैं। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोई भी इस दुकान से सबसे अच्छे चावल को प्राप्त कर सकता है। सही बात है, इस दुकान में चावल उपलब्ध है सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला चावल प्राप्त कर सकता है, खरीद सकता है। दूसरा, कोई भी अन्य दुकान अच्छी गुणवत्ता वाला चावल नहीं बेचता है। क्या यह चीज़ यहाँ से स्पष्ट होता है? इस दुकान में अच्छी गुणवत्ता वाला चावल उपलब्ध है, लेकिन कोई और दुकानदार जो है वह अच्छी गुणवत्ता वाला चावल बेचता है कि नहीं बेचता है, यहाँ पे यह स्पष्ट नहीं है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प ए होगा। ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। जिस निष्कर्ष में 1% भी डाउट होगा वह निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष इसके आधार पर आपका सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है नीचे दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त छवि
कि जल में बनने वाला उचित प्रतिबिंब कौन सा है, जल प्रतिबिंब बताना है। अब जल में देख लीजिएगा क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, अपने स्थान पर ना उलट जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एरो इस तरह से है तो इसका जल में प्रतिबिंब कुछ ऐसे दिखेगा हमें, अपने स्थान पर क्या होगा, ऊपर से नीचे पलट जाएगा, अपने स्थान पर ऊपर से नीचे पलट जाएगा। तो अब हमें एक ऐसे ऑप्शन का तलाश है जिसमें इस आकृति का जल प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो देखिए अभी जो यह इसका जो नुकीला पार्ट है वह ऊपर है, जल प्रतिबिंब में कहाँ होगा, नीचे होगा। इसमें नीचे नहीं है, इसमें भी देख लीजिए नीचे की ओर नहीं है, इसमें भी नीचे की ओर नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही आपका गलत हो गया। तो एकमात्र बचा है वही आंसर होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, आकृति बी। देख लीजिए यह आपका पिक्चर ए है, पिक्चर बी है, पिक्चर सी है, पिक्चर डी है। तो आंसर आपका पिक्चर बी। और पिक्चर बी कौन से ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, पिक्चर बी का ऑप्शन है आपका विकल्प डी। तो ऑप्शन हम लोग चुनेंगे विकल्प डी। ध्यान रखिएगा पिक्चर बी आपका आंसर होगा। और पिक्चर बी कौन से ऑप्शन में है, विकल्प डी में है। तो आंसर हम चुनेंगे विकल्प डी। आकृति बी हमारा आंसर होगा, बट ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग चुनेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है विकल्प के चक्कर में। अगला देखिए क्या है, कथन और अवधारणा, है ना, अवधारणा, स्टेटमेंट और एजप्शन। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि कथन के हिसाब से यह तय करना होता है कि इस कथन में ही कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है। मतलब जो कथन बोला गया है उसी में कौन सा अवधारणा इन दोनों में से निकलता है। कथन देखिए क्या है, बोला है एक वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक क्या बोला है, बोला है कि पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकता है और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकता है। अब इस बात में कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है, देखिएगा पहला है पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्वों को साझा करते हैं, यह अवधारणा इसके अंतर्निहित है। देख लीजिए क्या बोला है, पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं, मतलब पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ पोषक तत्वों को, भोजन को साझा करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्वों को साझा करते हैं, यह चीज़ तो इसमें अंतर्निहित है इसमें। दूसरा, पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है, क्या यह अवधारणा इसके अंदर अंतर्निहित है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने से क्या यह चीज़ निकलता है, नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है, केवल एक अंतर्निहित है, विकल्प डी जो है वह आपका आंसर हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष अलग चीज़ होता है, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, लेकिन कथन और अवधारणा के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यह खोजते हैं कि कथन के अंदर कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है, कौन सा अवधारणा इसमें उपलब्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमें बताना है निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या। देखिए त्रिभुज की संख्या जब भी बताना होगा तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसमें बेसिक फिगर देखिएगा कि क्या है। तो गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि एक बेसिक फिगर तो आपका ऐसा वाला है और एक बेसिक फिगर आपका इस तरीके का है, और इन दोनों बेसिक फिगर के मिलने से ही आपका यह आकृति बना है। अब ऐसा फिगर जहाँ भी बनता है वहाँ पे त्रिभुज काउंट करने का तरीका है कि नंबरिंग करिए 1 2 3 4 और जो सबसे बड़ा नंबर आए उसको डबल कर लीजिए। तो 1 2 3 4, 4 का डबल 8, यानी इस वाले आकृति में 8 त्रिभुज होगा। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज कितना, 1 2 और एक बड़ा वाला, इसमें कितना त्रिभुज, 3 त्रिभुज। अब आइए पहले बेसिक फिगर में देखते हैं, 1 2 3 4, 4 का डबल 8 तो यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4, 4 का डबल 8 इस वाले फिगर में हो गया, 1 2 और एक बड़ा वाला 3 यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे हो गया। तो यह तो आपका छोटा छोटा हो गया, यह तो आपका बेसिक फिगर में हो गया, है ना। यह तो आपका कहाँ पे हो गया, बेसिक फिगर में हो गया। अब हम वैसे ट्रायंगल को काउंट करेंगे जो इन बेसिक फिगर के मिलने से बना हो। तो 8 8 16, 3 19 और 3 22 तो हमारा बेसिक फिगर में हो गया। अब अगर इस वाले फिगर को देख लीजिए, इस वाले फिगर को, यह जो आपका आकृति है उसको जब हम इसके साथ मिलाएंगे तो 2 नया ट्रायंगल बनेगा। 2 नया कौन कौन सा देख लीजिए, एक तो यह वाला। अब गौर से देखिए यह ट्रायंगल आपका तभी बनता, यह जो ट्रायंगल है यह तभी बनता जब यह दोनों बेसिक फिगर आपस में मिलता, क्योंकि नहीं मिलेगा तो यह ट्रायंगल जो बड़ा वाला बना है नहीं बनेगा, और एक यह वाला, यानी कि यह दोनों बेसिक फिगर जब मिलेगा, यह वाला इसके साथ मिलेगा तो कितना एक्स्ट्रा बनेगा, 2 एक्स्ट्रा बनेगा। ठीक है, यह वाला जब इसके साथ मिलेगा तो कितना एक्स्ट्रा बनेगा, 2 एक्स्ट्रा बनेगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2 यह वाला एक्स्ट्रा हो गया। इसके अलावा और देखिए कितना एक्स्ट्रा बनेगा। अब
इस वाले पार्ट को इसके साथ मिलाएंगे तो देख लीजिए, एक तो यह वाला एक्स्ट्रा बना, ठीक है, एक यह वाला एक्स्ट्रा और एक यह वाला एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया? 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। उसी तरह से इस पार्ट को इसके साथ मिलाइए तो फिर से देख लीजिए, एक ऊपर से एक्स्ट्रा और एक आपका नीचे से एक्स्ट्रा, यहाँ भी आपका 2 बन गया। तो बेसिक फिगर में पहले हम लोग कितना काउंट किए थे? 8 8 16, 3 19, 3 22। उसके बाद एक्स्ट्रा कितना? यह दोनों मिलेगा तो 2 एक्स्ट्रा, यह वाला इसके साथ मिलेगा 2 एक्स्ट्रा, यह वाला इसके साथ मिलेगा 2 एक्स्ट्रा, यानी कुल मिला के 2 4 6 एक्स्ट्रा, 22 बेसिक फिगर में, 6 एक्स्ट्रा, 22 और 6 28, यानी इस पूरे में जो है, पूरे में त्रिभुज का संख्या कितना होगा? 28 होगा। और काउंटिंग ऑफ फिगर बहुत ही अच्छी तरह से हम पढ़ा भी चुके हैं, सिलॉक्स भी पढ़ा चुके हैं, सबका वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। अगला देखिए, बोला है निम्न में से विषम की पहचान करें। इन चारों आकृति में से जो विषम आकृति है, जो ऑड है चारों में, उसको पहचानना है। तो देख के ही लग रहा है कि जो आकृति डी है वो आपका ऑड है, क्योंकि बाकी सब में देख लीजिए आधा पार्ट रेखांकित है, आधा पार्ट ब्लैंक है, आधा पार्ट रेखांकित है, पेंट है, आधा पार्ट ब्लैंक है। लेकिन इसमें देख लीजिए, इसमें मैक्सिमम पार्ट रेखांकित है और थोड़ा सा पार्ट आपका ब्लैंक है, तो यह क्या होगा? यह आपका विषम होगा। अब देखिए, जो आकृति डी है, जो पिक्चर डी है, वो हमारा आंसर होगा। और पिक्चर डी के लिए विकल्प कौन सा है? विकल्प सी है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए, बोला है निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान? किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान? तो 2008 को गौर से देखिए, यह नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर? सर 2008 तो एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष किसको बोलते हैं? जिसमें 4 से भाग लग जाए। तो 2008 में 4 से पूरा भाग लग जाएगा। काट के देखिए, 4 पंचे 20, 4 दूना 8। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा वर्ष 4 से कटेगा। अंतिम 2 अंक 4 से कट गया। 4 से कटने का नियम यही कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा वह पूरा संख्या 4 से कटेगा। तो केवल अंतिम 2 अंक को चेक करिए, 4 से कट रहा है मतलब यह पूरा 4 से कटेगा, और 4 से कटने का मतलब होगा लीप वर्ष। और कोई भी जो लीप वर्ष है वह 28 वर्ष के बाद समान हो जाता है, मतलब 28 साल के बाद उसका कैलेंडर रिपीट हो जाता है। यह क्वेश्चन वास्तव में किसका है? कैलेंडर रिपीटेशन का है। कोई भी जो लीप वर्ष है ना, 28 साल के बाद उसका कैलेंडर समान हो जाता है, मतलब 28 साल बाद वही कैलेंडर आपका रिपीट हो जाएगा। तो 2008 में 28 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2036 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प बी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी जो लीप वर्ष का कैलेंडर होता है वो 28 साल के बाद समान होता है। तो 2008 का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद यानी कि 2036 में समान होगा। उसी तरह से 2000 भी एक लीप वर्ष है। 2000 भी क्या है? एक लीप वर्ष है। देखिए, यह शताब्दी वर्ष है, जिसके अंतिम में 00 होता है, वह शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग 400 से भाग करते हैं। तो 2000 में 400 से भाग लग जाएगा, मतलब यह लीप ईयर है। और इसका भी कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट कर जाएगा? 28 साल बाद। यानी 2000 का कैलेंडर जो है वह 2028 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, 2000 का कैलेंडर किसके कैलेंडर के समान होगा? 2028 के कैलेंडर के समान होगा। एक चीज़ और ध्यान रहे कि एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर एक नॉर्मल ईयर के समान होगा और एक लीप वर्ष का कैलेंडर एक लीप वर्ष के समान होगा। अब मान लीजिए बाकी का कोई दूसरा वर्ष आ जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई 2003 का कैलेंडर, जो 2003 का कैलेंडर है वो कितना साल के बाद समान होगा? तो यह तो लीप ईयर नहीं है, तो जो लीप ईयर नहीं होगा उसका कैलेंडर 11 साल के बाद समान होगा। 11 साल, तो 2003 में 11 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 2014 हो जाएगा। तो 2003 का कैलेंडर 2014 के समान हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि भाई 2000 जो आपका 5 है, ठीक है, 2005 नहीं 6 लीजिए, 2006 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो 2006 एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 11 साल के बाद समान होगा, यानी 2017 के कैलेंडर के समान हो जाएगा। 2006 का कैलेंडर 2017 के कैलेंडर के समान होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान, तो यहाँ पे अगर आप 11 जोड़िएगा, 2005 में 11 जोड़िएगा तो 2016 हो जाएगा। अब 2005 का कैलेंडर कभी भी 2016 के कैलेंडर के समान नहीं होगा, क्योंकि 5 नॉर्मल ईयर है और 2016 लीप ईयर है। तो 11 जोड़ने के बाद अगर लीप ईयर बन जाए, एक नॉर्मल ईयर में जब आप 11 जोड़िएगा और लीप ईयर बन जाए, उस केस में आप उसमें 11 मत जोड़िएगा। कितना जोड़िएगा? 6 जोड़िएगा। ध्यान रहे 11 पहले जोड़ना है, लेकिन 11 जोड़ने के बाद एक नॉर्मल ईयर एक लीप ईयर आ जाए तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी लीप ईयर के समान नहीं होगा। तो वहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। तो 2005 का कैलेंडर 6 वर्ष बाद यानी 2011 के कैलेंडर के समान हो जाएगा। ठीक है, 2011 के कैलेंडर के समान हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें
कि 1905 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो 11 ऐड करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 11 ऐड करेंगे तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 1916 हो जाएगा। और 1905 नॉर्मल ईयर, 1916 जो है वो लीप ईयर है। 11 जोड़ने पर लीप ईयर आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग 11 ऐड नहीं करके कितना ऐड करेंगे, 6। 1905 में 6 ऐड करिए, कितना होगा 1911। 1905 का कैलेंडर 1911 के कैलेंडर के समान होगा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि एक नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर होता है वह आपका 11 साल के बाद रिपीट होता है, और जो 11 साल के बाद रिपीट नहीं होगा वह 6 साल के बाद। पहले 11 जोड़ना है, और जो 11 साल के बाद रिपीट नहीं होगा वह 6 साल के बाद 11 ही जोड़ना है। जब 11 जोड़ने से एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर आ जाए तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी लीप ईयर के समान नहीं होगा, तब हम 6 जोड़ेंगे। और जो लीप ईयर होता है उसका कैलेंडर सीधे 28 साल के बाद समान होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस पार्ट को हमने क्लियर कर दिया। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में डेट और मंथ सेम है, यहाँ भी डेट और मंथ क्या है, सेम है। सिर्फ डिफरेंस किस में है, ईयर में, 2018 2021। आप देखिए कि 2018 से 2021 में कितने साल का अंतर है सर, 3 साल का। और एक साल में एक विषम दिन होता है, क्योंकि एक साल में 365 दिन, और जब 365 में 7 से भाग करिएगा तो शेष 1 बचता है। ठीक है, पूछा जाए आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 15 हम नहीं जोड़ेंगे, हम 15 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, शेष कितना बचा, 1। आज से 15 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से 1 दिन बाद होगा। तो उसी तरह से एक साल में 365 दिन होता है, और 365 दिन में 7 से भाग करिएगा तो शेष 1 आएगा, यानी 365 दिन में 1 विषम दिन होता है। तो एक साल में 1 विषम दिन, तो 3 साल का अंतर है तो 3 विषम दिन होगा। लेकिन बीच में अगर हम लीप वर्ष क्रॉस करेंगे तो जितना लीप वर्ष क्रॉस करेंगे उतना एक्स्ट्रा विषम दिन बनेगा। तो 18 लीप वर्ष नहीं है, 19 नहीं है, 20 क्रॉस करेंगे 18 से 21 पहुंचने में, और 20 लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 1 एक्स्ट्रा आपका विषम दिन होगा। तो कुल विषम दिन कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, कुल विषम दिन आपका हो गया 4। अब आपको क्या करना है कि यह देखना है, विषम दिन तो आपका आ गया, 3 साल में 3 विषम दिन, बीच में 1 लीप वर्ष है, यानी कुल मिला के 4 विषम दिन हो गया। अब हमें यह देखना है कि कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, तो 18 में है, 21 में जाना है, आगे जाना है, तो निकाले गए जो विषम दिन है उसको इसमें प्लस करिए, जो दिन होगा उसमें प्लस करिए। गुरुवार +4, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सोमवार होगा। और अगर मान लीजिए पीछे जाना होता, 18 का देता और इसके पीछे जाना होता 15 का, 14 का, 13 का, तो निकाले गए विषम दिन को हम लोग क्या करते, माइनस करते। कैलेंडर में आगे जाना होगा तो प्लस, और पीछे जाना होगा तो माइनस करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्वेश्चन देख लीजिए, यह आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए दोनों में से कौन सा कथन पर्याप्त है यह हमें बताना है। कथन क्या है, बोला है चाइना को कोडेड किया जाता है। अब चाइना का हमें कोड बताना है कि चाइना का कोड क्या होगा। इसके लिए पहला कथन क्या है, पहला कथन है कि चाइल्ड को कोड किया गया है इससे, तो चाइल्ड को इससे जिस तरीके से कोड किया गया होगा उसके बेसिस पर हम इसका भी कोड कर देंगे, यानी कथन 1 के आधार पर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कथन 2 उसी तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे इजिप्ट का जिस तरीके से कोड किया गया है इसके साथ उसी बेसिस पर हम चाइना का भी कोड कर देंगे। मतलब 1 और 2 दोनों में से किसी से भी क्लू लेकर के हम लोग अपने इस क्वेश्चन का मतलब चाइना का कोड निकाल सकते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि कथन का आंसर देने के लिए 1 और 2 अकेले अकेले पर्याप्त है ना। क्या है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 पर्याप्त है, या तो 1 या 2 पर्याप्त है। 1 से भी अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और 2 से भी अपने क्वेश्चन का आंसर। 1 से कैसे आंसर दे सकते हैं देख लीजिए, CH कोडिंग डिकोडिंग भी इसमें थोड़ा सा है, CHILE। अब इसका कोड क्या है, इसका कोड है ECIHL। अब देखिए कोडिंग कैसे किया गया है, गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि इसमें जो लेटर है वही लेटर यहाँ उपयोग किया गया है। तो जो लेटर यहाँ है वही लेटर यहाँ पे उपयोग किया गया जाए, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो तो हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। अब गौर से देखिए किया क्या गया है, सबसे पहले ई लाया है यानी 5 नंबर वाला पहले, उसके बाद सी 1 नंबर वाला, उसके बाद आई 3 नंबर वाला, उसके बाद एच 2 नंबर वाला, उसके बाद एल मतलब 4 नंबर वाला, उसके बाद। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर लीजिए, यहाँ पे भी नंबरिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे भी नंबरिंग कर लीजिए 1 2
3 4 5, सबसे पहले कितना नंबर वाला, 5 नंबर वाला, तो पहले हम लिखेंगे ए। उसके बाद 1 नंबर वाला तो हम लिखेंगे सी। उसके बाद 3 नंबर वाला तो 3 नंबर वाला है आई लिखेंगे। उसके बाद 2 नंबर वाला तो 2 नंबर वाला लेटर एच है तो एच लिखेंगे। और उसके बाद 4 नंबर वाला तो 4 नंबर वाला लेटर एन है, उसके बाद क्या लिखेंगे, एन। तो देख लीजिए इसका कोड निकाल लिए, है ना। इससे क्लू लेकर के इसका कोड निकालिए, उसी तरह से इससे भी क्लू लेकर के इसका कोड हम निकाल सकते हैं। मतलब कि कथन 1 या कथन 2 दोनों में से किसी का भी उपयोग करके हम लोग अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, या तो कथन 1 या कथन 2 दोनों पर्याप्त है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। अगला पद ढूंढिए। पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चेक करते हैं नंबर से। 16 और 9 25, कितना बढ़ाया, 9 बढ़ाया। 25 से 36 बनाया, 11 बढ़ाया। 36 से 49 बढ़ाया, 13 बढ़ाया। यानी पहले +9 फिर +11 फिर +13। तो अब हम क्या करेंगे, +15, 49 और 15 क्या होगा, 64। अब 64 वाला देख लीजिए कितना ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे 64 वाला 2 ऑप्शन होता तो लेटर से चेक करते, बी डी एफ। बी 2 नंबर पे, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 नंबर पे कौन सा लेटर, जे। तो जे 64, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ब्लड रिलेशन से यह क्वेश्चन है, बोला है पी क्यू का भाई है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं, और फैमिली ट्री बनाते वक्त 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक तो जेंडर का, दूसरा जनरेशन का। अकॉर्डिंग टू जेंडर हम लोग क्या करते हैं कि जो पुरुष होता है उसको रखते हैं ट्रायंगल में, और जो महिला होती है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, सर्कल में। पुरुष को ट्रायंगल में और महिला को रखते हैं सर्किल में। और जनरेशन के हिसाब से इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर, और जो बाद में आया है उसको नीचे। किसी भी व्यक्ति का जो संतान होगा केवल उसको नीचे लिखेंगे, और किसी व्यक्ति का जो माता पिता होगा केवल उसी को ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ बोला है पी क्यू का भाई है, तो पी क्यू का भाई है तो पी और क्यू दोनों साथ में आएगा क्योंकि सेम जनरेशन है। और पी का जेंडर भी क्लियर है, पी भाई है, तो पी को हम डाल दिए ट्रायंगल में। पुरुष है, पुरुष को रखना है, जो भी पुरुष होगा उसको ट्रायंगल में, जो महिला होगी फीमेल होगी उसको सर्किल में रखना है। पी क्यू का भाई है तो पी का जेंडर क्लियर है, क्यू का क्लियर नहीं है। पी भाई है क्यू का, क्यू भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। आगे यू टी का पिता है। अब इस लाइन का काम कर ली, यू टी का पिता है जो एस का भाई है, ना तो यू है, ना टी है, ना एस है। इस लाइन को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है तो आर कहाँ रहेगा, आर रहेगा क्यू के ऊपर, और आर माँ है मतलब महिला है, तो आर को रख लिए हम लोग सर्किल में। इस लाइन का काम कर लिए। आर क्यू की माँ है जिसकी बहन एस है, आर क्यू की माँ है। आर कौन है, आर क्यू की माँ है जिसकी बहन एस है, मतलब क्यू की बहन। क्यू की बहन देखिए, जिसका जिसकी 2 व्यक्ति में से बाद वाले के लिए होता है। तो देखिए जिसकी कहने का मतलब क्यू, क्यू बहन है एस की, क्या बोला है, जिसकी बहन एस है मतलब क्यू की बहन एस है। तो क्यू की बहन कौन हो जाएगा, एस, तो क्यू के साथ एस रहेगा, बहन है तो इसको रखेंगे हम लोग सर्किल में। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए, एक लाइन जो छोड़ दिए थे उसका काम करते हैं। यू टी का पिता है जो एस का भाई है, जो किसके लिए होता है, 2 व्यक्ति में से बाद वाले के लिए। यू टी का पिता है जो करने का मतलब टी, टी एस का भाई है। टी कौन है, एस का भाई, तो एस का भाई कौन है, टी भाई है, तो इसको हम रख दिए ट्रायंगल में। एस टी का भाई है। और आगे बोला है यू टी का पिता है, यू कौन है, यू जो है वह टी का पिता है, तो यू को हम रख दिए ट्रायंगल में। अब गौर से देख लीजिए, नीचे वाले लाइन में जो भी है सब भाई बहन होगा, लड़की होगी तो बहन, लड़का होगा तो भाई। पी इन तीनों का भाई, टी इन तीनों का भाई, एस इन तीनों की बहन, क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है तो भाई या बहन होगा। इसमें से किसी का भी जो माता होगा सबका माता होगा, किसी का भी पिता होगा सबका पिता होगा, क्योंकि सब तो भाई बहन है। तो देखिए आर माता है इन सब का, और यू पिता है इन सब का, मतलब माता और पिता में क्या रिलेशन होगा, पति पत्नी का। पति पत्नी के बीच में हम लोग प्लस सिंबल यूज करेंगे। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है, यू आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी यू कौन है आर का, तो यू आर का क्या है, पति है। आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी, यू आर का कौन है, यू आर का पति है। ठीक है, प्लस सिंबल से आप समझ जाइएगा पति पत्नी, तो यू क्या होगा, यू आर का पति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला है सुरभि और मथुरा कैरम खेलने में बैठने की मानक स्थिति। मानक स्थिति कहने का मतलब, मानक स्थिति कैरम बोर्ड खेलने का क्या है कि बिल्कुल आमने सामने बैठे, 2 व्यक्ति है तो बिल्कुल आमने सामने बैठेगा, एक दूसरे के अपोजिट में बैठेगा, यही मानक स्थिति है। बोला है कि यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा में, सुरभि का चेहरा उत्तर पूर्व दिशा में है तो उसके प्रतियोगी मथुरा का चेहरा किस दिशा में होगा, तो इसके अपोजिट। तो उत्तर का अपोजिट क्या होगा, दक्षिण होगा, और पूर्व का अपोजिट क्या होगा, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में चेहरा होगा। अगर सुरभि का चेहरा उत्तर पूर्व में है
तो मथुरा का चेहरा दक्षिण पश्चिम में, अपोजिट, उत्तर पूरब का अपोजिट उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूरब का अपोजिट पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम में होगा। विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न है श्रृंखला का 7वीं संख्या ज्ञात करिए। 7वीं संख्या क्या होगी और समानांतर श्रेणी में है, एपी में है। अब सवाल तो हमारा यह है कि 7वां संख्या क्या होगा। इसका जवाब देने के लिए दोनों में से कौन सा कथन सही होगा। तो श्रृंखला का पहला संख्या 1 है, पहला संख्या क्या है 1 है, सॉरी पहला संख्या क्या है 2 है। इससे तो नहीं पता चलेगा, केवल इससे तो यह नहीं पता चलेगा कि 7वां संख्या क्या है। आगे समानांतर श्रेणी में समान अंतर 3 का और अंतर 3 का, अंतर 3 का तो 2 के बाद 3 का अंतर तो 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, यानी इस श्रृंखला का कोई भी अंक हम लोग पता कर सकते हैं। पहला संख्या क्या है, पहला संख्या 2 है और दूसरा में क्या बोला है, अंतर समान अंतर है और अंतर कितना का है 3, तो 3 3 के अंतर पर बढ़ेगा। तो हमें दो चीज पता चल गया है कि पहला पद पता चल गया है और अंतर 3 का पता चल गया है। तो इस श्रृंखला का कोई भी पद बता सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 20वां कोई भी पद बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग किससे दे पाएंगे, 1 और 2 दोनों के मदद से। केवल 1 या केवल 2 से हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, दोनों के मदद से दे पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, कथन ए और बी दोनों एक साथ पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त है, यानी दोनों मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर आपका दे सकता है कि श्रृंखला का 7वां पद कौन सा है। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।